given that application of HCF and LCM. Applications of HCF and LCM. ठीक है. So first question is related to the relationship. HCF of two numbers is 145 and their LCM is 2175. 175. 2175. If one number is 725, find the second one. Find the second one. ठीक है. अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल. तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे. वी नो एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. एचसीएफ दिया हुआ है आपको, कितना है? 145. एलसीएम दे रखा है 2175. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर. फर्स्ट नंबर गिवन है आपको 725 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर. ठीक है. या आप स्टार्टिंग कर सकते हो लेट द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एक्स, कुछ भी करके. अब सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है. 145 मल्टीप्लाइड बाय 2175 अपॉन 725. बहुत बच्चों की हैबिट होती है पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं. ये हैबिट्स छोड़ दो. 10th क्लास में कैलकुलेशंस के ऊपर बहुत वर्कआउट करना पड़ता है. ठीक है. जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे 2 मार्कर क्वेश्चन के लिए उतना ही आपके लिए लॉस है, क्योंकि आपको 38 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं. तो जहां कैलकुलेशन रिड्यूस हो सकती है वहां रिड्यूस करेंगे. तो अब इसको कैंसिल आउट करो. कितना आ रहा है? 435. Hence the second number is 435. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. LCM of two numbers. LCM of two numbers is 192 and their product is 3072. 3072. हाँ. Find their HCF. Find their HCF. सेम फॉर्मूला से होगा. ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट दे रखा है. मिल गया आंसर.
16. HCF is 16. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट लिखो. If HCF of 65 and 117 is written in the form of (65x minus 117), find the value of x. आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है? दो नंबर्स दिए गए हैं आपको. एक नंबर दिया गया है 65 और एक नंबर दिया गया 117. और बात क्या की गई है कि इनका जो HCF है उसको हम किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिख सकते हैं. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका HCF है कितना. HCF फाइंड करने का मेथड आपको मालूम है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने लास्ट क्लास में किया था. तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले इसका HCF फाइंड कर लीजिए. 65 के फैक्टर्स बनाओगे, 13 खुद प्राइम नंबर है. 117 के प्राइम फैक्टर्स बनाओगे, 3. तो 65 को लिख सकते हैं हम 5 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 13 रेज़ टू द पावर 1, और 117 को लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 13 रेज़ टू द पावर 1. HCF 65 और 117 का कॉमन बेस विद मिनिमम पावर. तो कॉमन बेस 13 है, मिनिमम पावर 1 है, तो 13 क्या हो गया इसका HCF. Now according to question, HCF of 65 and 117 can be written as what? 65x minus 117. ठीक है, HCF आया कितना है 13 इज इक्वल टू 65x minus 117. ट्रांसपोज करोगे, वैल्यू ऑफ x इज 2. ठीक है, ये एक टाइप आती है 2 मार्कर्स में, आ सकती है. समझ में आ गया? समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Two numbers P and Q can be expressed as follows. Two numbers P and Q can be expressed as follows, where A
B, C and D are the prime numbers. ठीक है, find HCF of P and Q and LCM of P and Q. वन मार्कर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप. हम किसी भी नंबर को हमेशा प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करते हैं. ठीक है, तो हमें उन्होंने बोल दिया कि ए बी सी और डी जो भी कुछ है वो सब प्राइम नंबर्स ही हैं. तो एक तरह से उन्होंने कोई भी नंबर होगा पी, उसके प्राइम फैक्टर्स बना के दे रखे हैं, क्यू के भी प्राइम फैक्टर्स बना के दे रखे हैं. आपको इनका एचसीएफ फाइंड करना है. कॉन्सेप्ट वही है. एचसीएफ के लिए हमें क्या देखना होता है? कॉमन बेस विद लोएस्ट पावर. कौन कौन कॉमन है? ए कॉमन है. ए की लोएस्ट पावर 5 इंटू बी रेज टू द पावर 2 इंटू सी रेज टू द पावर 1. डी कॉमन है ही नहीं, तो ये क्या हो गया इसका एचसीएफ. समझ में आ गया? एलसीएम मीन्स ऑल द नंबर्स with their maximum power. All the numbers means a raised to the power 7, b raised to the power 7, c raised to the power 8 into d. आ गया समझ में? ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Is it possible that 120 is the LCM of two such numbers whose LCM is 14. No, sorry, LCM is, क्वेश्चन बताना क्या बोल रहे हैं? Is it possible that 120 is the LCM of two such numbers whose HCF is 14? ठीक है, नंबर्स नहीं बताए गए हमें, बस वो एक सिचुएशन पूछ रहा है आपसे कि क्या ऐसे दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका एलसीएम 120 हो और उनका एचसीएफ 14 हो. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है असर्शन रीजंस में. जो एलसीएम होता है वो हमेशा एचसीएफ का एक मल्टीपल होना चाहिए. समझ में आया? एलसीएम शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एचसीएफ. अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि ये सिचुएशन पॉसिबल है. मतलब ऐसे दो नंबर जरूर एग्जिस्ट करते होंगे जिनका एचसीएफ और एलसीएम जो भी गिवन कंडीशन है वो हो जाए. ठीक है, लेकिन अगर एलसीएम पूरा डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर छूट रहा है, तो इसका मतलब कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है. ऐसे दो नंबर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते जिनका एलसीएम 120 हो और एचसीएफ 14 हो. तो आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन में दोनों को डिवाइड करके देखना है. असर्शन रीजन में आएगा तो आपको स्टेप्स एक्सप्लेन नहीं करने होते हैं, बट क्रॉस चेकिंग के लिए आपको रीजंस पता होने चाहिए. तो अब आप क्या करेंगे, 120 को 14 से डिवाइड करके देख लीजिए. पॉइंट्स में आ रहा है, इसका मतलब कि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है. सो 120 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 14. Therefore, the situation is not possible. ठीक है, ऐसे दो नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते जिनका एलसीएम 120 आएगा और एचसीएफ 14 आएगा. हाँ जी, लिखना होता ही नहीं है, असर्शन रीजन में आता है ये क्वेश्चन. मतलब आपको रीजन लिखा रहेगा
HCF should be the factor of LCM या LCM should be the multiple of HCF। तो आपको पता होनी चाहिए स्टेटमेंट, तभी तो आप उसको क्रॉस चेक कर पाओगे कि सही भी है या नहीं सही है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है HCF और LCM के बारे में जो आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस में पता ही नहीं चलता कि ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इतने वर्ड प्रॉब्लम्स कर चुके हो। 3rd चैप्टर में करोगे, 4th में करोगे, 5th चैप्टर में करोगे, तो कुछ चैप्टर्स के तो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बट इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कई बार स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते कि वो 1st चैप्टर के क्वेश्चंस है, क्योंकि आप लोगों ने शायद 5th 6th क्लास में जब ये HCF और LCM का कॉन्सेप्ट किया था तब वर्ड प्रॉब्लम्स कभी नहीं किए थे। वर्ड प्रॉब्लम्स अब आप 10th में करोगे आकर के। ठीक है, जबकि करने चाहिए हमें जूनियर क्लासेस में। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ, उन क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी कि कहाँ हमें HCF फाइंड करना होता है और कब हमें LCM फाइंड करना होता है। ठीक है, क्वेश्चंस आपको आएंगे प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। A merchant has 120 liters of oil of one kind, comma 180 liter of oil of another kind and 240 liter of oil of third kind। मतलब उसके पास 3 अलग अलग तरीके के ऑयल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप का जो ऑयल है उसकी क्वांटिटी कितनी है? 120 लीटर। दूसरे टाइप का जो ऑयल है वो उसकी क्वांटिटी कितनी है? 180 लीटर। और तीसरे टाइप का जो है उसकी क्वांटिटी 240 लीटर। आगे लिखिए, ही वॉन्ट्स टू सेल द ऑयल 240 लीटर। He wants to sell the oil by filling 3 kinds of oil in bottles of equal capacity. In bottles of equal capacity. What should be the greatest capacity of bottle to be selected? क्वेश्चन का सेंस समझने की देखना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके पास 3 अलग अलग तरीके के ऑयल्स हैं। अब उसने क्या करना है, वो पूरा का पूरा उठा करके एक टाइप का ऑयल मार्केट में नहीं लेकर के जा रहा, वो घर से उसकी पैकिंग करना चाहता है ऑयल्स की। वो इस तरीके से पैकिंग करना चाहता है कि वो बॉटल्स खरीद के ले आए मार्केट से और इक्वल कैपेसिटी की बॉटल होनी चाहिए। सारे के सारे ऑयल्स को इक्वल कैपेसिटी की बॉटल में वो फिल करना चाहता है। ठीक है, एक टाइप का ऑयल एक बॉटल में। ऐसा नहीं है कि मान लो वो बॉटल्स फिल कर रहा है, मान लो उसके पास 120 लीटर ऑयल है। ठीक है, अब वो ये सोचे कि मैं 1-1 लीटर की बॉटल्स बना लेता हूँ, तो उसको कितनी बॉटल्स बनानी पड़ेगी? अगर मान लो वो 1 लीटर वाली बॉटल लाए तो 120 लीटर ऑयल फिल करने के लिए उसको कितनी बॉटल्स लानी पड़ेगी? 120, एक टाइप की। फिर दूसरे टाइप की ऑयल को फिल करने के लिए कितनी बॉटल्स चाहिए? 180। और तीसरे टाइप को ऑयल को फिल करने के लिए 240 बॉटल्स। मतलब इतनी बॉटल्स चाहिए। तो हमें क्या करना है, अपने एक्सपेंडिचर को भी कम से कम करना है। समझ में आए? मतलब हमारे रिसोर्सेज कम से कम यूज हो, तो बॉटल कम से कम यूज हो। 120 लीटर बॉटल मतलब 120 लीटर ऑयल फिल करना उसने, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं 10 बॉटल खरीद लाऊं मार्केट से, तो एक बॉटल में कितना ऑयल भरा जा सकता है? 10 बॉटल खरीद लाऊं तो 12 लीटर। ठीक है, अगर मैं 12 लीटर को फिल करने लगूं तो क्या मैं 180 लीटर वाली बॉटल्स, 180 लीटर जो ऑयल है मेरे पास, उसको भी फिल कर सकती हूँ? ऐसे ही
कर सकती हो? नहीं कर सकती ना। मतलब मेरे को क्या करना है, जब मैं बॉटल फिल कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ऑयल खत्म हो गया और इतनी सी बॉटल फिल हुई, बाकी की बच गई, तो मैं सोचूं चल इसमें दूसरा ऑयल मिक्स कर देती हूँ। नो, एक बॉटल में एक ही टाइप का ऑयल आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी भी हो सकती है, लेकिन कैपेसिटी बॉटल की उतनी ही रहेगी। सेम बॉटल आएगी मार्केट से, उसी में 120 लीटर ऑयल जो है उसको भी फिल करना है, 180 वाले को भी फिल करना है और 240 वाले को भी फिल करना है, ठीक है। तो हमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना है। छोटे पार्ट्स का मतलब उसको फैक्टराइज करना है, समझ में आई? फैक्टर बनाना मतलब HCF फाइंड करना, किसी भी चीज को फैक्टराइज करना है, छोटे पार्ट्स में बांटना है, छोटे टुकड़ों में बांटना है। इसका मतलब हमें उसके बारे में क्या सोचना, उसके फैक्टर्स के बारे में सोचना है, समझ में आई? हाईएस्ट फैक्टर क्यों सोचना है हमें? क्योंकि हम चाहते हैं बॉटल्स भी कम से कम लगे। तो जितनी ज्यादा कैपेसिटी वाली बॉटल होगी उतनी ही कम बॉटल्स हमारी यूज होंगी, तो इसीलिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे? HCF। तो जो 3 नंबर्स हमें दिए हुए हैं उनका क्या फाइंड कर लेंगे? HCF। 120, 180 और 240 फैक्टर्स बना लोगे? कितना हो जाएगा? HCF 120, 180 और 240 कितना आया? 60। 120 लीटर था ना, 180 लीटर था, 240 लीटर था, तो इसका जो HCF आया वो भी क्या होगा? लीटर। इससे हमें क्या पता चला कि हम एक बॉटल में 60 लीटर भरना शुरू कर सकते हैं। समझ में आ गई? अगर मैं 60 लीटर एक बॉटल में भरती हूं तो 120 लीटर फिल करने के लिए मुझे कितनी बॉटल्स लगेंगी? 2 बॉटल्स। तो फर्स्ट टाइप का ऑयल 2 बॉटल्स में फिल हो जाएगा। फिर दूसरा टाइप का ऑयल है 180 लीटर, इसको भरने के लिए मुझे कितनी बॉटल्स लगेंगी? 3 बॉटल्स लगेंगी। फिर नेक्स्ट है 240 लीटर, इसको भरने के लिए मुझे कितनी बॉटल्स लगेंगी? 4 बॉटल्स। यानी कि मुझे टोटल 60 लीटर वाली कितनी बॉटल्स लानी पड़ेंगी? 9 बॉटल्स लानी पड़ेंगी। समझ में आ गई? उससे क्या होगा, मैं 120 लीटर को भी इक्वली डिवाइड कर पाऊंगी, 60 लीटर करके, 180 को भी कर पाऊंगी 60 लीटर करके, और 240 को भी कर पाऊंगी। मिक्सिंग भी नहीं होगी, बॉटल्स भी कम से कम यूज होगी। समझ में आई? केस स्टडी में क्वेश्चन आता है। केस स्टडी में जब क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट पार्ट में पूछा जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी दैट वी कैन फिल इन द बॉटल, तो वो HCF से आएगा 60 लीटर। फिर उससे बोलेंगे हाउ मेनी बॉटल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट काइंड ऑफ ऑयल, 2 बॉटल्स। हाउ मेनी टोटल बॉटल्स आर रिक्वायर्ड, तो सारी बॉटल्स फाइंड करके उनको क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो इस तरीके से पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसी सेंस देता है कि आपको किसी एक ह्यूज अमाउंट को छोटे छोटे फैक्टर्स में बांटना पड़ रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ रहा है, तो वहां पर हम किसके बारे में सोचते हैं? उसके फैक्टराइजेशन के बारे में, यानी कि HCF के बारे में। क्लियर है बात? हाँ जी। लास्ट में जब आप HCF फाइंड कर लोगे तो लिखोगे हेंस द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ द बॉटल रिक्वायर्ड इज 60 लीटर। ठीक है? इस क्वेश्चन में आपसे कैपेसिटी पूछी थी ना, सिर्फ नंबर ऑफ बॉटल्स नहीं पूछी थी, तो नंबर ऑफ बॉटल्स नहीं फाइंड करनी है आपने। अगर आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ बॉटल्स तो वो भी फाइंड करके दिखाओगे। जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा HCF से ही तो करोगे। ये नंबर ऑफ बॉटल्स, LCM कहां से आया यहाँ पे? केस स्टडी आती है, वैसे भी आता है, बट मैक्सिमम केस स्टडी में आता है क्वेश्चंस। ठीक है? लिखिए एक और क्वेश्चन।
144 cartons of 144 cartons of Coke cans and 90 cartons of Pepsi cans are to be stacked in a canteen. If each stack is of same height and is to contain cartons of same drink, what would be the greatest number of cartons each stack would have? Repeat कर रही हूँ क्वेश्चन. 144 cartons of Coke cans and 90 cartons of Pepsi cans are to be stacked in a canteen. If each stack is of same height and is to contain cartons of same kind या same drink, what would be the greatest number of cartons each stack would have? ठीक है. स्टैक्स मतलब रैक्स रखे हुए हैं, उनमें हमें बॉटल्स रखनी है. मान लो एक रैक है, उसके अंदर हमने पेप्सी की बॉटल्स लगा दी. पेप्सी की बॉटल्स सारी एक जैसी होंगी. ठीक है. अब सारी की सारी बॉटल्स लगी हुई है, इतनी सी जगह बच गई. अब मैं उसमें सोचती हूँ चलो कोक की लगा देती हूँ, तो ये नहीं करना. उसने बोला है ये स्पेशली कि हर एक स्टैक में एक ही टाइप का ड्रिंक होगा. अगर पेप्सी की कैंस है तो पेप्सी की ही कैंस होंगी, कोक की कैंस है तो कोक की ही कैंस होंगी. ठीक है. और हर एक स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ कैंस रखने हैं. ऐसा नहीं है कि एक रैक में 15 रख दिए, अगले में 12 रख दिए, फिर उसके बाद 13 रख दिए, तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं बनेगी. तो हमारे पास पूरा लॉट है, उस लॉट को हमें अलग अलग रैक्स के ऊपर रखना है. तो इसका मतलब हमें क्या करना, उसको बांटना है छोटे छोटे टुकड़ों में. तो इसका मतलब क्या फाइंड करना पड़ेगा? फैक्टर. ठीक है. तो HCF फाइंड करेंगे. समझ में आ गई? लिखो. नंबर ऑफ कोक कैंस, सॉरी कार्टन्स ऑफ कोक कैंस 144. कार्टन्स ऑफ पेप्सी कैंस 90. ठीक है. हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ कार्टन्स ऑन ईच स्टैक. हर एक स्टैक में कितने नंबर ऑफ कार्टन्स आए, उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे? HCF. तो पूरी स्टेटमेंट लिखो ताकि मार्क्स ना कटे. नंबर ऑफ कार्टन्स ऑन ईच स्टैक. कैसे फाइंड करना हमने? HCF. किस किस का? 144 और 90. कितना आया? 18 आया. स्टेटमेंट लिखिए. आपसे पूछा ही नहीं उसने.
नंबर ऑफ स्टैक्स उसने पूछे ही नहीं कितने रिक्वायर्ड है, उसने क्या पूछा आपसे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स ईच स्टैक वुड हैव, एक स्टैक के ऊपर कितने कार्टन्स रखोगे, 18, hence the number of cartons on each stack is equal to 18. हाँ जी, HCF के बाद कुछ नहीं करना, आंसर लिखना, स्टेटमेंट लिखो। क्या पूछा है क्वेश्चन में, बस अगर क्वेश्चन पूछता हाउ मेनी स्टैक्स आर रिक्वायर्ड फॉर कोक कार्टन्स, 144 डिवाइडेड बाय 18 कर देते, ठीक है। एंड हाउ मेनी स्टैक्स आर रिक्वायर्ड फॉर पेप्सी कार्टन्स, 90 डिवाइडेड बाय 18 कर देते। टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स रिक्वायर्ड, दोनों को प्लस कर देते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 मार्कर बन जाता। अभी यहां तक ये क्वेश्चन 3 मार्कर है। आ गया समझ में, आ गया समझ में। नेक्स्ट लिखो, find the greatest number, find the greatest number which divides 285 and 285 and 1249 1249 by leaving remainders 9 and 7 respectively, ठीक है। मेन चीज है क्वेश्चन में ये पता लगाना कि फैक्टर फाइंड करना है या मल्टीपल फाइंड करना है। फैक्टर मतलब HCF, मल्टीपल मतलब LCM। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स, जो डिवाइड कर रहा है किस किस को, 285 को और 1249 को। डिवाइड करने वाला नंबर डिवाइजर होता है, डिवाइजर हमेशा छोटा होता है डिविडेंड से, यानी कि वो फैक्टर होता है। आ रही है बात समझ में? तो बस आपको इतना आइडिया लगाना है कि इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर फाइंड करना है या मल्टीपल। तो इस क्वेश्चन में डिवाइड करने वाला उसे ढूंढना है, डिवाइजर को ढूंढना है। तो डिवाइजर मतलब फैक्टर को ढूंढना है। तो पहला काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HCF। बट यहाँ पर रिमाइंडर भी बच रहा है, समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली फैक्टर नहीं ढूंढ सकते हो क्योंकि रिमाइंडर बचेगा लास्ट में। तो इस क्वेश्चन का प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल टिपिकल रहता है, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और प्रोसेस आपको सेम करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखो पहले, द ग्रेटेस्ट नंबर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू HCF ऑफ, किन दो नंबर्स का HCF लेंगे? 285 नंबर था, उसमें से उसका रिमाइंडर माइनस कर दोगे, क्या बच रहा है रिमाइंडर? पहले 9, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? 1249, उसमें से उसका जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर दो, कितना बच रहा है? 7। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि पहले जो नंबर बोला गया पहले उसी का रिमाइंडर दिया गया होगा, दूसरा नंबर उसका रिमाइंडर दूसरे नंबर पर दिया गया होगा। 285 में से 9 माइनस करोगे 276, इसमें से माइनस करोगे 1242। अब ये दो नंबर्स का आपको HCF फाइंड कर लेना, वही आपका आंसर।
209, हाँ, टू 209 आया कहाँ से है ये? 621 को करियो जरा 3 से डिवाइड। फिर थ्री की टेबल से, हाँ तो 3 से भी तो जा रहा है 207। क्या हुआ? 23 प्राइम है। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा कर पहले। क्या 1242 क्या 1242 क्या पूछ रहा? 138। 138, ठीक है। Hence the required number is 138। वन 138 आया ना आंसर। आपको HCF फाइंड करने का एक शॉर्टकट टेक्निक बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में बहुत दिक्कत होती है। 100 तक तो हमने याद रखे होते हैं, उसके आगे हमें पता नहीं चलता कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये जूनियर क्लासेस में होता है मेथड एक्चुअली, लेकिन जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं और अगर क्वेश्चन में हमें ये ना बोला जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो या फंडामेंटल थ्योरम यूज करो, तो आप किसी भी मेथड से काम कर सकते हो, मार्क्स नहीं कटते। इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे यही क्वेश्चन ले लो 276 और 1242, तो जो नंबर बड़ा है उसको डिविडेंड बना दो। किससे डिवाइड कर रहे हैं आप? 276 से, ठीक है। काउंट करना 276, 5 पे जाएगा नहीं, 4 1104 माइनस करो 138। जो रिमाइंडर बचता है अब उसे डिवाइजर बना देते हैं, और जो पहले वाला डिवाइजर होता है उसको डिविडेंड बना देते हैं। 138 से डिवाइड करो, 276। ये काम तब तक करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। तो जो सबसे आखिरी वाला डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। इसमें आपको प्राइम फैक्टर्स की सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं रहती है इस मेथड में। समझ में आ गया मेथड? आ गया समझ में, या दोबारा बताओ? आ गया? हाँ, मतलब कोई और नंबर देखो, इससे पहले कुछ और किया था हमने HCF 120 और 180 का करना हमने। तो 180 बड़ा है, इसको बीच में रखेंगे डिविडेंड, और 120 से डिवाइड करेंगे। 120 1 सा 120, ये भी एक ही स्टेप में हो जा रहा है। माइनस करोगे 60, अब 60 से डिवाइड करना है किसको? इधर 120 को, ठीक है। 2 सा 120, 0 आ गया, तो यही रुक जाएगा प्रोसेस। जो सबसे लास्ट वाला डिवाइजर होगा वही हमारा आंसर होगा। आगे बात समझ, ठीक है। और अगर कोई ऐसे नंबर्स हुए जिनमें HCF होता ही नहीं है, मतलब लास्ट तक चलते जा रहे हैं,
कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ऐसे नंबर्स को कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स इन विच HCF इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? HCF कहाँ फाइंड करना होता है? आगे लिखिए, अभी टाइम है ना हमारे पास 5 मिनट है, तो फिर क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चंस लिख के पेज छोड़ते जाना, घर से सॉल्व करोगे। Find the greatest number. Find the greatest number which divides 2011 and 262311 and 2623, leaving remainders 9 and 5 respectively. ठीक है, पेज छोड़ दो। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। The length, breadth and height, the length, breadth and height of a room are 8 meter 25 centimeter, 25 centimeter, comma 6 meter 75 centimeter, 6 meter 75 centimeter, length, breadth and height of a room are 8 meter 25 centimeter, comma 6 meter 75 centimeter and 4 meter 50 centimeter respectively. तो फर्स्ट वैल्यू लेंथ की है, सेकंड वैल्यू ब्रेड्थ है और थर्ड वैल्यू हाइट है। ठीक है, अब ये कंबाइंड यूनिट दिया हुआ है मीटर सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लोगे सेंटीमीटर्स में, क्योंकि अगर आप मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में हो जाएगा, और डेसिमल में HCF और LCM फाइंड करना मुश्किल है। ठीक है, उसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट करने पड़ते हैं, तो इसीलिए आप इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट में जाके अपने क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको मीटर सेंटीमीटर की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखिए। डिटरमिन द लॉन्गेस्ट रॉड, इसी का आगे क्वेश्चन है। डिटरमिन कंटिन्यूएशन में, अभी तो सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बताई है ना। डिटरमिन द लॉन्गेस्ट रॉड which can measure the 3 dimensions of room exactly. समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ गया? मान लीजिए आपको ये कोई रूम है, ये इस रूम की लेंथ है, तो मुझे इस लेंथ को मेजर करना है, तो मुझे मार्केट से कोई रॉड लेकर आनी है। ठीक है, या फिर कोई इंची टेप टाइप कुछ भी ऐसा लेकर आना है जिससे मैं इसको मेजर कर सकूं। अब मान लीजिए किसी के पास स्केल है, ये ले लेते हैं। ये मैं एक रॉड ले आई मार्केट से, मैं इससे लेंथ मेजर करने लगूंगी। ये 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, इसी तरीके से मेजर करते हैं ना, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। आपको ये श्योर है कि ये रॉड जो है इसको एग्जैक्टली करेगी? हो सकता है ये ऐसे आ जाए, हो सकता है ना, तो ये इसको एग्जैक्ट नहीं करेंगे। तो हमें एक ऐसा रॉड लेकर आना है जो लेंथ को एग्जैक्टली मेजर कर सके। तो जो रॉड की लेंथ होगी वो इस लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट से छोटी होगी या बड़ी होगी? छोटी होगी ना, छोटा नंबर मतलब फैक्टर HCF। तो हमें इन तीनों नंबर्स का क्या फाइंड करना पड़ेगा?
HCF फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आ गई? क्योंकि फैक्टर ही किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो अगर हम फैक्टर लेंगे तो वो लेंथ को भी एग्जैक्टली मेजर करेगा, ब्रेड्थ को भी एग्जैक्टली मेजर करेगा और हाइट को भी एग्जैक्टली मेजर करेगा। और रॉड हमें सबसे बड़े साइज की लेनी है ताकि हमें ये बार बार स्टेप्स ना करने पड़े, कम स्टेप्स में ही हम मेजर कर पाए। इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर इसलिए कि सबको इक्वली डिवाइड कर सके, एग्जैक्टली मेजरमेंट कर सके। कॉमन इसलिए क्योंकि एक ही रॉड से लेंथ भी मेजर करनी है, ब्रेड्थ भी मेजर करनी है, हाइट भी मेजर करनी है। और हाईएस्ट इसलिए ताकि हमें काम कम से कम करना पड़े। आगे बात समझ में क्लियर है? हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो an army contingent of 616 members, कंटाइनमेंट, परेड लिख लो, कुछ भी लिख लो, ग्रुप लिख लो। An army group of 616 members is to march, 616 members is to march behind an army band, behind an army band of 32 members, of 32 members। मतलब आगे आगे 32 मेंबर्स ने चलना है, उसके पीछे ही 616 मेंबर्स ने चलना है। परेड में चल रहे हैं तो परेड आपको मालूम है कैसी होती है? इक्वल डिस्टेंस में तो रहती है, इक्वल नंबर ऑफ रोज होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स चलते हैं। ये नहीं कि भैया एक रो में 50 लोग खड़े हुए हैं और दूसरे वाली रो में 25 ही लोग हैं, फिर तीसरे वाली में 75 है, भाई तू मेरा फ्रेंड है मेरे साथ खड़े हो जा, ऐसा नहीं। प्रॉपर मतलब 32 पीपल जिस तरीके से अरेंज होंगे उन्हीं के बिल्कुल पीछे पीछे 616 पीपल को अरेंज करना है। समझ में आ रही है? तो ऑब्वियस सी बात है, 32 मेंबर्स को भी डिवाइड करना है और 616 को भी करना है, और इस तरीके से करना है कि हर रो में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रहे। तो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट इसलिए ताकि कम से कम लाइनें बनानी पड़े। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। The two groups are to march. The two groups are to march in the same number of columns. Find the maximum number of columns in which they can march. In which they can march. In which they can march. In which they can march, ठीक है।